कालाधन मामले में आज का दिन बेहद अहम है। केंद्र सरकार ब्लैक मनी से जुड़े सभी खाताधारकों के नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था। काले धन पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को अदालत ने कहा कि सरकार उन सभी लोगों के नाम सीलबंद लिफाफे में एसआईटी को दे। जांच कैसे होगी, इसका फैसला कोर्ट करेगा। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि आप उन लोगों को क्यों बचाना चाहते हैं जिनके खाते विदेशी बैंकों में हैं। सोमवार को सरकार ने 3 लोगों के नाम कोर्ट को सौंपे थे। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी भरोसा दिलाया है कि सभी खाताधारकों के नाम कोर्ट को सौंप दिए जाएंगे। सरकार की मंशा किसी का नाम छिपाने की नहीं है। कोर्ट के आदेश के अनुसार कल सुबह वो लिस्ट कोर्ट को दे दी जाएगी। सरकार को इसमें रत्ती भी कोई इतराज नहीं है। जो भी एजेंसी जिस तरीके से न्यायपालिका चाहेगी कि इसकी जांच हो, सरकार उसके लिए तैयार है। कांग्रेस ने इस मसले पर मोदी सरकार को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि आखिर पूरे नाम बताने में क्यों दिक्कत हो रही है। माकन ने ये भी सवाल किया कि जेटली ने 17 अक्टूबर को दिए हलफनामे में भारत की रेटिंग गिरने का जिक्र क्यों किया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने काले धन पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों पार्टियों ने खाता धारकों के नाम छिपाने की जी तोड़ कोशिश की। कांग्रेस वाले और अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी वाले काला धन वालों को बचाते हुए नजर आ रहे थे। उनके नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहे थे। जाहिर है कल पता चला कि जिन लोगों के नाम काले धन की लिस्ट में हैं उन्होंने दोनों पार्टियों को चंदा दे रखा है। तो आज का जजमेंट बहुत स्ट्रांग है और आज कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बचाते हुए आप इनको नजर आ रहे हैं काला धन वालों को। समाजसेवी अन्ना हजारे ने काले धन पर फिर आंदोलन की धमकी दी है। कल उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के बाद काले धन का पूरा चिट्ठा सामने नहीं आया तो फिर आंदोलन होगा। अन्ना ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव से पहले किए वादे की याद दिलाई। नरेंद्र मोदी जी और उनके पार्टियों ने जनता को आश्वासन दिया है, हम जल्दी से जल्दी ये काला धन लाएंगे। पर ये काला धन वापस नहीं आया तो जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। ये आश्वासन देकर नहीं करते। नेतृत्व करने वाले बहुत है, हम तो एक सिपाही बनकर काम करेंगे उसमें। प्रवर्तन निदेशालय ने काला धन के उन तीनों अकाउंटों की जांच शुरू कर दी है जिनकी जानकारी केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दी थी। ईडी ने आयकर विभाग को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगी है ताकि ये साफ हो सके कि कहीं बैंकों में जमा रकम हवाला के जरिए तो विदेश नहीं भेजी गई। ईडी की जांच के दायरे में डाबर के पूर्व डायरेक्टर प्रदीप बर्मन, कारोबारी पंकज लोडिया और राधा टिम्बलू शामिल हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस। कल शाम मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। उसके बाद फडणवीस नवनिर्वाचित विधायकों के साथ राजभवन में राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। फडणवीस 31 अक्टूबर को शपथ ग्रहण करेंगे। फडणवीस ने जानकारी दी कि राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया है। माननीय राज्यपाल जी को हम मिले और शाम को जिस समय हमारे विधानमंडल की जो पार्टी है उसने एक मत से नेता के रूप में मेरा चुनाव किया, उस रिजोल्यूशन को लेकर हमने राज्यपाल जी को सरकार स्थापन करने का एक हमारा निवेदन दिया और उसके बाद हमको निमंत्रण दिया है। 31 तारीख को माननीय राज्यपाल जी ने शपथ ग्रहण समारोह नियोजित किया है और शपथ ग्रहण समारोह के बाद 15 दिन में बहुमत हमको स्थापित करने का आदेश भी दिया है। बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए कई दावेदार थे, लेकिन फडणवीस के नाम पर फाइनल मोहर लगी। नागपुर से विधायक फडणवीस के नाम का प्रस्ताव एकनाथ खड़से ने रखा। सीएम चुने जाने के बाद फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पद के लिए कई सक्षम लोग महाराष्ट्र बीजेपी में हैं। फडणवीस ने वादा किया कि केंद्र सरकार की तरह महाराष्ट्र सरकार भी विकास का रास्ता चुनेगी। महाराष्ट्र की नई सरकार में शिवसेना शामिल होगी या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस है। कल मनोनीत सीएम फडणवीस से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि शिवसेना सरकार में शामिल हो, लेकिन इस प्रक्रिया में वक्त लगेगा।
शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी भरोसा जताया कि जल्द ही गठबंधन को लेकर आखिरी फैसला कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी से इस मसले पर बातचीत चल रही है। हालांकि एक बात साफ है कि पार्टी का आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे का ही होगा। इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो जो आप मांग रहे थे वो एश्योर किए जा रहे हैं। कौन से नेता ने कहा है, आप नाम बताइए। मुझे लगता है कि ये इस प्रकार से कोई गलत न्यूज़ आ रही है। क्या इसका मतलब ये है आपको डिप्टी सीएम होम दिया जाएगा? आप देखते रहिए। सर, चर्चा किस स्टेज पे पहुंची है? कुछ चर्चा ठीक चल रही है, हम देखेंगे। लेकिन हाँ, ये जो बाहर की खबरें पे मत जाइए। सर, क्या मंत्रिमंडल में पदों को लेकर के कोई बातचीत हो जरा 21 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, तब तक आप वेट करें। कल मुंबई में विधायक दल की बैठक से पहले ही बीजेपी की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने मंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया। पार्टी अध्यक्ष रामदास अठावले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को भी मंत्री पद मिलना चाहिए। सभी विधायकों की राय लेकर आज विधायक दल का नेता का अनाउंसमेंट आज हो जाएगा और 31 तारीख को वानखेड़े स्टेडियम में पहली बार इतने बड़े आनंद में समाधान में वहाँ ये शपथ ग्रहण का प्रोग्राम 31 को होने वाला है। तो इसीलिए अभी जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको मैं आरपीआई की तरफ से बधाई देता हूँ, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि इस सरकार में आरपीआई का भी मंत्री होना चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार और सीएम की गुत्थी सुलझने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल रात मुंबई से दिल्ली लौटे। आते ही उन्होंने सबसे पहले उपराज्यपाल नजीब जंग से सरकार बनाने को लेकर बात की। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार दिल्ली में चुनाव कराने के पक्ष में है, हालांकि दूसरे पहलुओं पर भी विचार जारी है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर चल रही सियासी उठापटक के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी टीम में कई नए चेहरों को जगह दी है। रमेश विधुड़ी, आशीष सूद और रेखा गुप्ता को महासचिव बनाया गया है। बीजेपी ने स्वच्छता अभियान के नाम पर एक अलग सेल गठित किया है। सतीश गुप्ता उसके प्रमुख होंगे। वहीं हरीश खुराना, राजीव बब्बर और अमन सिन्हा प्रवक्ता बनाए गए हैं। 4 महीने से सतीश उपाध्याय की नई टीम के ऐलान का इंतजार था। दिल्ली में सरकार के मसले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी। सरकार बनाने में हो रही देरी और बहुमत के आंकड़े पर भी अदालत ने सवाल खड़े किए। केंद्र सरकार ने दलील दी कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देने की बात थी। इस पर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार से शुरू होगी। कोर्ट की नाराजगी के बाद बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव तक दिल्ली में चुनाव नहीं कराना चाहती, यानी 1.5 महीने बाद ही पार्टी कोई फैसला करने का मूड बना रही है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने भी कहा है कि पार्टी सही समय पर सही फैसला करेगी। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली की स्थिति है इस पर पूरी हमारी नज़र है और एक हम जिम्मेवार दल हैं। दिल्ली की बेहतरी के लिए जो भी संभव होगा उसके संदर्भ में समय आने पर हम आपको इसके संदर्भ में जरूर जानकारी देंगे कि पार्टी किस तरीके से इसके संदर्भ में सोच रही है और क्या पार्टी का निर्णय होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से बात होगी, तब इस पर फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री इनसे दिल्ली की टीम की चर्चा होगी। मैं दिल्ली का प्रभारी हूं और उसके बाद हमारी पार्टी इसका निर्णय लेगी। बीजेपी के रुख पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हमले तेज हो गए हैं। कांग्रेस चुनौती दे रही है कि बीजेपी चुनाव कराए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि अगर मोदी लहर है तो चुनाव क्यों नहीं कराते। केजरीवाल का ये भी दावा है कि दिल्ली में आपसे टकराकर मोदी की लहर थम जाएगी। दिल्ली में लोगों ने 49 दिन की सरकार देखी थी। दिल्ली को वो सरकार वापस चाहिए, हर आदमी को। तो दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, वो तो प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली में हमें केजरीवाल चाहिए। दिल्ली मोदी वेव नहीं चलेगी? नहीं, मोदी वेव उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया मोदी जी को, अब दिल्ली में उन्हें केजरीवाल चाहिए। फर्जी वोटर मामले में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। साथ ही चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी है।
27 अक्टूबर को केजरीवाल ने बीजेपी पर फर्जी वोटर बनाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। झारखंड में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच राजनीतिक दलों से जोड़ने की होड़ मची है। इसमें अब तक बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। कल 3 आईपीएस अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। 2 अधिकारी शीतल उरांव और लक्ष्मण प्रसाद बीआरएस लेकर, जबकि अमिताभ चौधरी ने झारखंड विकास मोर्चा को छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। वहीं पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा की नई सरकार ने ऐलान किया है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार का कोई वादा या फैसला लागू नहीं होगा। इसके साथ ही 1 नवंबर से पंजाब के समान हरियाणा के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनमान के फैसले पर भी रोक लग गई है। इससे कर्मचारी संगठन नाराज हैं। कांग्रेस ने भी कर्मचारियों के हक में प्रदर्शन की धमकी दी है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हिंसा के बाद लगातार हालात में सुधार हो रहा है। हालांकि पुलिस अभी भी मुस्तैद है। वहां अब हालात पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पुलिस के आला अफसर स्थानीय लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। फिलहाल इलाके में धारा 144 लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई, पत्थर चले। पुलिस इस घटना की तमाशबीन बनी रही। बताया जा रहा है कि करीब 25 राउंड फायरिंग हुई है। काफी देर के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि बाकी लोग फरार हो गए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 2 दिन पहले हुए बवाल के खिलाफ बीजेपी ने कल प्रदर्शन किया। सोमवार को बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई थी। बीजेपी के मुताबिक पार्टी सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में अपील करेगी। बर्दवान ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बर्दवान से 100 से ज्यादा बम बांग्लादेश भेजे जा चुके हैं। यहां 2 मदरसों में आतंकी पाठशाला चलती थी। यूसुफ शेख और कौसर नाम के 2 लोग मदरसे में ही बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। बांग्लादेश के रहने वाले ये दोनों आरोपी वहीं के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के बंगाल यूनिट की अहम कड़ी हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि मदरसे में रहने वाली ज्यादातर लड़कियां हैं। एनआईए की जांच में राज्य सरकार की ओर से लापरवाही भी सामने आई है। दिल्ली के रोहिणी में सोमवार की रात एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप 6 युवकों पर है। इनमें से 3 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश की वजह से ये कत्ल हुआ है। फरीदाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि उसने दहेज के लिए कत्ल किया। आरोपी पति और उसके माता पिता के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। झज्जर में आईटीबीपी के एक जवान ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। उसने 6 पेज के सुसाइड नोट में अपने कमांडिंग अफसर पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। जीआरपी पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने एक शातिर कार चोर को गिरफ्तार किया है, जो चोरी की कारों को यूपी के अलग अलग इलाकों में बेचता था। उस पर 6 कार चोरी के मामले दर्ज हैं। आरोपी से टाटा सफारी, इनोवा और बोलेरो समेत 11 कारें बरामद की गई हैं। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई। इसमें लाखों के कपड़े स्वाहा हो गए। लोगों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। आसपास के लोगों की सूझबूझ से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु में पुरानी इमारत ढहने से मलबे में दबकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 4 लोग जख्मी हो गए। कर्नाटक सरकार ने मृतक के परिजनों के लिए 3 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। हरियाणा के गोहाना में बैंक से हुई चोरी का जायजा लेने कल राज्य के डीजीपी एसएन वशिष्ठ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बैंक के बाहर धरने पर बैठे लॉकर धारकों को ठोस कार्रवाई का भरोसा भी दिया। साथ ही आरोपियों की जानकारी देने पर 10 लाख के इनाम का ऐलान भी किया। यूपी के गाजीपुर में थाने में प्रेमी प्रेमिका ने शादी रचाई। दरअसल लंबे अरसे से दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन लड़के को नौकरी मिलने के बाद उसके घर वाले दूसरी जगह शादी करना चाहते थे। इसी से नाराज प्रेमी जोड़े ने थाने का रुख किया और पुलिस ने इस विवाद को खत्म करने में अपना योगदान दिया। नीलोफर तूफान से निपटने की तैयारी लगातार चल रही है। गुजरात सरकार के आदेश पर 128 गांव के करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम आज पूरा कर लिया जाएगा।
इस तूफान का सबसे ज्यादा असर कच्छ के नलिया में होने की आशंका है। गुजरात के तट से नीलोफर 1 नवंबर को टकराएगा। फिलहाल इसका असर पाकिस्तान के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। गुजरात में बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात कर दी गई हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड ने भी खासी तैयारी कर ली है। महापर्व छठ पर व्रती आज शाम को पहला अर्घ्य देंगे। घाटों पर सभी व्रती डूबते सूर्य को नमन करेंगे। शाम के अर्घ्य को देखते हुए नदी तालाबों के किनारे खास इंतजाम किए गए हैं। पटना में भी साफ सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। वहां प्रशासन ने करीब 2 दर्जन घाटों को खतरनाक घोषित किया है। गेंदबाजों की सूची में पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर सईद अजमल नंबर 1 हैं। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा छठे और भुवनेश्वर कुमार 7वें नंबर पर हैं। जडेजा और भुवनेश्वर कुमार ही भारत की ओर से टॉप 10 गेंदबाजों में शामिल हैं। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर मर्लन सैमुअल्स ने कप्तान ड्वेन ब्रावो के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि भारत दौरा अधूरा छोड़ने के फैसले में उनकी सहमति नहीं थी। इससे पहले कप्तान ब्रावो ने दावा किया था कि दौरा रद्द करने में सबकी सहमति थी। सैमुअल्स के मुताबिक दौरा छोड़ने के बारे में उनसे नहीं पूछा गया था। WTA डबल्स खिताब जीतने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सानिया मिर्जा को बधाई दी है। कल उन्होंने कहा था कि सानिया की ये कामयाबी युवाओं को प्रेरित करेगी। वहीं दूसरी ओर सानिया मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सानिया ने कहा कि मोदी एक बेहतरीन नेता हैं और हर कामयाबी पर उत्साह बढ़ाते हैं।